नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट नेहा। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो जनहित के मुद्दों को जनहित याचिकाओं के द्वारा उठाकर आम जनता को राहत पहुँचाती है। जनता कभी इन्हें मसीहा, कभी समाज सेवक, तो कभी इन्हें राजनेता कहकर पुकारती है। एडवोकेट विवेक पारा सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। जर्नी अमूमन जैसे एक स्टूडेंट की शुरू होती है कि उसका जब कॉलेज का अध्याय समाप्त हो जाता है तो उसे करियर की ओर फोकस करना पड़ता है। मेरा भी ठीक उसी तरह हुआ। मेरा भी कॉलेज ख़त्म हुआ, सब लोगों को लगा क्या करना चाहिए। मुझे चूँकि हमेशा जनहित के मामले उठाने के लिए और जो लोग परेशान रहते थे, कोई अपने मुकदमों से परेशान रहते थे, कोई ज़मीन जायदाद को लेकर परेशान रहते थे, तो उन मुद्दों की ओर मेरा ध्यान था। तो मैंने ठाना कि एलएलबी करनी चाहिए। मैंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद में वकालत की जर्नी सभी वकील जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हीं की तरह मैंने भी शुरू की और यही कोर्ट के गलियारों में घूमते घूमते केस लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर पहुँचे। आप वकील से आपका राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? एक वकील जो है वो सबसे बढ़िया राजनीतिज्ञ हो सकता है। और ये बात जब विधानसभा के अंदर जब कानून बनाए जाते हैं, लोकसभा में जब कानून बनाए जाते हैं, तो वो एक वकीलों की देन है। आज़ादी के बाद के अंदर सबसे ज़्यादा वकील ही जो है विधायक और सांसद रहें और मंत्री रहें। ये इतिहास गवाह है कि वकीलों के बिना ना तो संसद चल सकती है, ना विधानसभा चल सकती है। अजमेर में जो राम सेतु ब्रिज है, आपने उसका मामला उठाया है, फिर उसको सुदृढ़तापूर्वक आपने सही भी करवाया है, उसमें आपके क्या विचार है? विचार तो ये है कि मेरा तो एक ही कहना ये था, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, खुद ही मर जाएंगे खोटे कर कर काम। जब इस राम सेतु की गुणवत्ता देखी, उसकी गुणवत्ता बहुत बेकार थी। ब्रिज जगह जगह से हिल रहा था। बारिश के दिनों के अंदर पानी उससे रिस रहा था, टपक रहा था। नीचे जो चल रहे थे उनकी जान जो है बिल्कुल खतरे में थी। ऊपर चल रहे थे, खड्डे हो गए थे ब्रिज के अंदर, तो ऊपर चलने वालों की जान खतरे में थी। जब मुझे लगा कि अजमेर वासियों के लिए ये खतरे की सौगात है, अजमेर वासियों की जान जा सकती है, क्योंकि जब जान जाती है तो पुल जब गिरता है तो वो नहीं देखता कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो नहीं देखता ये कांग्रेस का आदमी है, वो ये नहीं देखता कि वो वकील है या जज है। तब वो गिरता है तो एक कहर बनकर गिरता है और आम आदमियों की जान जा सकती थी। तो मुझे ऐसा लगा, तो इस बात को लेकर इस मुद्दे को मैंने उठाया, जनहित याचिका न्यायालय में पेश की, अपने तथ्य रखे। और जब ये मालूम पड़ा कि इसमें वाकई कुछ झोल है, तो इस झोल को न्यायालय में प्रकाश में लाया गया। तो न्यायालय ने एक बार ध्यान हो तो आपको इस भुजा को ही बंद करने के आदेश दे दिए थे। और ब्रिज पहले 2 दिन तक पूरा बंद रहा था। पूरे देश के अंदर, पूरे अजमेर के अंदर सन्नाटा छा गया था। पूरे देश में मामला उठा था। उसके बाद टाइम क्यों लगा प्रशासन को इसके लिए? कम से कम 6 महीने तक वो ब्रिज बंद था, बहुत सारी समस्याओं को जनता को सामना करना पड़ा था। उसका कारण ये है कि जिस तरह से भ्रष्ट जो प्रशासन है, उसकी जो कार्यप्रणाली आप देखते हैं, यदि उन्हें सुधारने के अंदर या तो 6 महीने का वक्त लगा है, पर मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद तक अभी तक समय लग रहा है। इनके भ्रष्टाचार को आज तक ख़त्म नहीं किया जा सका। ये 6 महीने में भी बन गया, वो अजमेर की जनता का प्रयास है। जो लोग याचिका से जुड़े, उसमें पूर्व विधायक जो है डॉक्टर राजकुमार जयपाल भी जुड़े थे, उन्होंने भी याचिका में प्रश्न उठाया था, इसलिए ये 6 महीने में ठीक हो गया। नहीं तो इसको अभी 6 साल भी लग सकते थे, क्योंकि ये भुजा, एक भुजा बंद कर दी गई थी। पहले तो चारों ही भुजा बंद थी, पर प्रयास से 3 भुजाएं खोली गई। उसके बाद एक भुजा में भी कम से कम ठीक होके तो खुली है। इससे अजमेर की जनता की जान तो बच रही है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जान है तो जान है। अजमेर में आप बीजेपी को किस नज़र से देखते हैं? मैं अजमेर में बीजेपी को विनाश के नज़रिए से देखता हूँ। अजमेर में जिस तरह का सत्यानाश कर रखा है, किसी भी सड़क से गुजरो, सब सड़कों का बेहाल है। अजमेर में खाली ये हुआ है कि फायसागर का नाम बदलकर तरुण सागर रख दिया, किंग एडवर्ड का नाम बदलकर कुछ और रख दिया, खादिम का होटल खादिम का नाम बदलकर कुछ और रख दिया। यहाँ खाली नामों में परिवर्तन हुआ है, विकास कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे तो अजमेर जो 50 साल पहले का देखने को जो मिल रहा है, वही अजमेर देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर करीबन मैं समझता हूँ 500 करोड़ के काम अजमेर में हुए होंगे, जिसमें 7 वंडर आपने देखा, उसको ध्वस्त होते हुए भी देखा। पर 7 वंडर कांग्रेस के उसमें बनाया गया था, सब बोल रहे कांग्रेस पार्टी थी तब बनाया गया था 7 वंडर। ये बीजेपी के झूठ का खेल है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का बजट सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अजमेर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। ये वही स्मार्ट सिटी जो अजमेर देख रहे हैं आप, वो नरेंद्र मोदी जी का घोषित किया हुआ स्मार्ट सिटी है।
पर खाली सिटी के आगे स्मार्ट लगा, पर यहाँ स्मार्ट कुछ नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल इस तरह से काम हुआ कि जैसे स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट बना के ले जाते हैं, झोपड़ी बनाई और वो प्रोजेक्ट दिखाया, 10 में से 9 नंबर दिए, उसके बाद वो टूट कर धराशायी हो जाती है। वैसे ही अजमेर का 7 वंडर हो, चाहे फूड कोर्ट हो, ये सब धराशायी हो चुके हैं। बिल्कुल इस तरह से बनाए गए जैसे 10 में से 9 नंबर देने के लिए प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट ख़त्म। आप करोड़ों की लागत के जितने काम हुए हैं उसे बनते हुए कम देखा है, टूटते हुए ज़्यादा देखा है। तो मैं अजमेर को जिस तरह से टूटता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये पैसा हमारी गाड़ी कमाई के टैक्स का है, अजमेर की जनता की मेहनत का पैसा है। इससे ना केवल अजमेर की जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, बल्कि आम जनता की रोजी रोटी, जो लोग पर्यटन के लिए लोग आते थे, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे ठेले वाले हो, चाहे दुकानदार लोग हो, उन सब की रोजी रोटी भी गई है। आपके क्षेत्र का सबसे चुनौतीपूर्वक केस क्या रहा जिसने अजमेर क्षेत्र को प्रभावित किया? वकील के जीवन में रोज़ चुनौती आती है और हर दिन चुनौतीपूर्ण होता है। उसमें से कई चुनौतीपूर्ण केस आए थे। अभी हाल ही में जो स्ट्रीट वेंडर का जो केस हुआ, उसमें स्ट्रीट वेंडर बिल्कुल निराश होकर आए थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का मामला था, उनकी आजीविका का मामला था। क्योंकि वहाँ जो चौपाटी पर जो 50-60 जने जो ठेला लगाते हैं, अपनी थड़ी लगाते हैं, उससे उनके घर का खर्चा चलता है, उनके बच्चे उससे पैसे से स्कूलों में पढ़ते हैं, कई हायर एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, कई उसी पैसे से अपने माँ बाप का इलाज करा रहे हैं और पूरे घर चला रहे हैं। यदि अचानक उनको हटा दिया जाता तो उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते, उनके घर पर चूल्हा जलना बंद हो जाता, उनके बूढ़े माँ बाप इलाज कराने के लिए भी लाचार हो जाते। तो जब मामला आया, जब मैंने उनका दर्द खुद ने महसूस किया और देखा, क्योंकि एक वकील के तौर पर अच्छी वकालत तभी होती है जब आप अपने आप को उस क्लाइंट की जगह रख दो, जब आप उसके क्लाइंट के दर्द को समझोगे, जब उसे अपनी जगह रख पाओगे। तो मैंने उसे रखा। जब मुझे लगा कि ये बहुत दर्द भरा मुद्दा है, लोगों की रोजी रोटी जाना एक छोटा मुद्दा नहीं है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जब 60-70 परिवार बर्बाद होते हुए मैंने देखे, तो मुझे लगा कि इनकी तरफ से मेरे को पैरवी करनी चाहिए। तो वो जब लोग सारे लोग इकट्ठे होकर आए थे, सब अपनी अपनी व्यथा बता रहे थे, तो मैंने कहा कोई चिंता मत करिए, मैं इस मामले को निःशुल्क लड़ूंगा। मैंने कहा ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई पैसा लगेगा, मुस्कुराइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी तर्ज पे मैंने उनकी पैरवी करी और पूरे ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत, लगन, कानून के साथ उनकी जब पैरवी करी तो निश्चित रूप से राहत मिली। और आज वो लोग अपने खुशी से अपना कारोबार चला रहे हैं, उनके बच्चे हायर एजुकेशन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कई ठेले वालों ने खुद ने भी जो है हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिए, खुद अब हायर एजुकेशन स्टेज पर आ गए हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। कईयों के माँ बाप का इलाज हुआ है। तो इससे बड़ी मन में खुशी क्या हो सकती है? आप किसी को दे सकते हो, तो कानून के जरिए भी आप कई लोगों को रोजी रोटी दे सकते हो बिना पैसे दिए। तो इससे महत्वपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। तो ऐसे कई मामले आए जिनमें हमें बहुत अच्छा लगा कि जिससे आम जनता को राहत मिली। आप अजमेर के सबसे बड़े वकीलों में से माने जाते हैं, तो इसमें अजमेर शहर की क्या भूमिका रही है? ये सारी जो भूमिका मुझे जो देख पा रहे हैं वो अजमेर की जनता की बदौलत ही है। अजमेर की जनता ने, मैंने जो मेहनत करी, मैंने जो लगन दिखाई, जो निष्ठा दिखाई, उसके प्रति लोगों ने विश्वास किया। वो सबसे बड़ी बात है कि जनता ने मुझ पर विश्वास किया। मैं ये कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, मैं अजमेर की जनता का एक सेवक मात्र हूँ। और उसी के रहते हुए मैंने जो भी काम किए वो कोशिश की है कि मैंने अजमेर को अपना माना, अजमेर की जनता को अपना माना, लोगों को अपना माना, उनका दुख दर्द को अपना माना। और इसी कारण जो है उन लोगों ने मुझे अपनाया। इसलिए बड़ा बनना, बड़प्पन उसमें दिखाता है जब आप गरीबों की, असहायों की, पिछड़ों की, जो आदमी न्याय से वंचित बैठा हुआ उसकी मदद कर सको। तो यही वकालत का एकमात्र ध्येय है कि इसके साथ वकालत भी करें, प्रोफेशनल काम भी करें और जनसेवा भी इसके साथ होती जाए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो युवा वकालत में आना चाहते हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और अजमेर जो सेशन कोर्ट है वो इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? मैं कहना चाहता हूँ कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपने लॉ किया है तो आप में हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और कि आप उससे अजमेर की जनता को कुछ दे सको। आपके पास जो पीड़ित पक्ष आए, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो अपने किसी भी मुद्दे को लेकर परेशान हो, उसे आप न्याय दिला सको। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, क्लाइंट के प्रति समर्पण होना चाहिए। और आप जब वकालत करो तो आपको ये समझना चाहिए कि वो खुद पीड़ित हो। तो जब आप इस भावना से काम करोगे तो निश्चित रूप से वकालत के जो न्याय के दरवाजे हैं, वो चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर हो, आप चाहे जज बनो, चाहे वकील बनो, चाहे आप न्यायपालिका में न्याय मित्र बनकर उसकी सेवा करो,
तो तभी वो सक्सेस हो सकते हैं। और अजमेर में इसके बहुत अच्छा स्कोप है। अजमेर के अंदर अभी नया न्यायालय भवन बना है जो बिल्कुल सुसज्जित पर वहाँ पे और वकीलों की व्यवस्थित। बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है अभी तक। ये बात बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि वकीलों के बैठने की व्यवस्था हुई नहीं है, परंतु होगी। और होगी क्या, होने वाली है। नया साल आने वाला है तो नया साल जैसे सभी के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। वकीलों के चैम्बर बन के वहाँ 78 चैम्बर बन के तैयार हैं। उनके आवेदन मांगे जा चुके हैं, उसकी प्रक्रिया जो है विचाराधीन चल रही है। तो आपको शीघ्र ही वकील जो है नई अदालत में बैठते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ये ज़रूर कहूँगा कि विलम्ब हुआ है पर वंचित नहीं हुआ है। अजमेर में सबसे ज़्यादा कानूनी मुद्दा कौन सा आता है, कौन से विवाद सबसे ज़्यादा आते हैं? अजमेर में सबसे ज़्यादा कानूनी विवाद तो जो आपसी पारिवारिक विवाद होते हैं वही विवाद आते हैं। और उसके अलावा जो जनहित के मुद्दे हैं उसे जो है लोग उठाने में कतराते हैं, घबराते हैं और उसे राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं। जबकि उन्हें देखना चाहिए कि ये अजमेर शहर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए और अजमेर की जनता का साथ देना चाहिए। कानून के दृष्टिकोण से अपन क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने देश में? कानून के लिए चेंज करने के लिए सबसे पहला तो ज़रूरी है कि आम जनता को अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी, अपना सोच बदलना पड़ेगा, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि भाई नज़र नहीं नज़रिया बदलिए। उसकी ज़रूरत इसीलिए है कि आम जनता अपने प्रति जागरूक नहीं है। आज यदि हम रोड पर मारपीट होते हुए देखते हैं तो हम जो है चुपचाप होकर निकल जाते हैं। और कई लोग मारपीट खा के भी मतलब अन्याय को सहन कर लेते हैं, न्याय के लिए आगे नहीं आते। तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। पुलिस जब पकड़ कर ले जाती है तो लोग पुलिस के दबाव में, डर में उनके साथ चले जाते हैं। अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरा मामला क्या है। लोग घबराते हैं। तो लोगों को कानून जानना ज़रूरी है, कानून के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी है, उसमें न्याय करेगा कौन? जब आप अन्याय सहने के आदी हो गए तो आपको ये फितरत बदलनी पड़ेगी। कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को जागरूकता के साथ में जानकारी लानी पड़ेगी। और अधिकार जो है वो मांगने से नहीं मिलते तो फिर छीनने पड़ते हैं। तो ये जब सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से नया भारत, विकसित भारत और न्यायप्रिय भारत आपको नजर आएगा। वकील के तौर पर आपका काम करने का सिद्धांत क्या है? एक वकील के तौर पर काम करने का एकमात्र सिद्धांत है कि क्लाइंट को अपनी जगह रख के देखो, समझो कि ये सारी घटना मेरे साथ हुई है। दूसरा ये कि जो भी पक्षकार है उससे कानून के बारे में वस्तु स्थिति बता दे कि आपके मुकदमों की ये स्थिति है। जरूरी नहीं है कि आप ये मुकदमा जीते हारें, या जो भी वस्तु स्थिति है उसे अपना स्पष्ट बता दे। तो अच्छा वकील वही है जो पक्षकार को सही स्थिति बता दे, उसे धोखे में नहीं रखे, उसे सही जानकारी दे। और पक्षकार से बड़ा वकील कोई नहीं होता, क्योंकि पक्षकार ही सारी चीज़ बताता है। वकील उसको खाली उसको अमली जामे में पहनाकर उसे कानूनी जामा देता है और अपनी बात को अदालत में रखता है। तो मेहनत। अगर कोई गलत केस आपके पास आ जाए तो आप वो लड़ना चाहोगे? केस कभी कोई गलत या सही नहीं होता, केस केस होता है। और वकील को जब आता है तो वकील को उसको जज नहीं करना होता है। वकील का काम होता है डिफेंड करना। प्रोसिक्यूशन के वकील का काम है वो उस केस को साबित करे, और डिफेंडेंट के वकील का काम है वो उसे डिफेंड करे। वकील उसको जज होने वाला कोई नहीं होता है कि उस मुकदमे को सही या गलत का फैसला शुरू में ही कर ले। यदि मैंने शुरू में ही कर लिया तो फिर मुझे लगेगा वही न्याय है, ऐसा हो नहीं सकता। न्याय जब ही है जब उसे मुकदमा लड़ने का पूरा मौका दिया जाए, उसे डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाए, और इसे पूरी शिद्दत के साथ हम लोग करते हैं। एक बड़े वकील होने के साथ साथ आप पॉलिटिक्स और आपका जो पैशन है, प्रोफेशन है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मुझे लगता नहीं है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। एक वकील के अंदर पॉलिटिशियन अपने आप होता है, और एक पॉलिटिशियन में एक अच्छा वकील, यदि कोई पॉलिटिशियन अच्छा वक्ता है, उसे यदि जनताओं की समस्या नज़र आती है, उनके प्रति वो आवाज़ उठाता है और उन्हें दुरुस्त कराता है, तो एक पॉलिटिशियन के अंदर वकील अपने आप होता है और वकील के अंदर पॉलिटिशियन अपने आप होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसे प्लेटफॉर्म पर लाए या ना लाए। आप विधानसभा में, लोकसभा में सब जगह देख सकते हो वकीलों का जो इकबाल है वो सब जगह बुलंद है। वो इसी कारण से है कि वो कानून के बारे में जानकारी रखते हैं, और विधानसभा लोकसभा में कानून बनता है तो कानून की हिफाजत करने वाले पहरेदार सच्चे वकील ही हैं। जनहित याचिका के लिए आपको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया गया, आगे कौन कौन से प्लान है, कौन कौन सी याचिका आपकी आने वाली है?
कई मैं ये एक बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि ये फिल्म की तरह नहीं हो सकता कि नई फिल्म कौन सी रिलीज़ होने वाली है, परंतु ये ज़रूर है कि जहाँ भी जन समस्या दिखेगी उस मुद्दे को मैं बड़ी शिद्दत के साथ उठाऊंगा। जनता को भी चाहिए वो मुद्दे लाए, और लगता है कि जनता को उससे राहत मिलेगी और जनता के हित में उन मुद्दों को उठाया जाएगा। आने वाले समय में पुष्कर, जो कि ब्रह्मा की नगरी है, वहाँ सरोवर पर हम देखते हैं तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत गंदगी की भरमार है। जहाँ ब्रह्मा जी की जो नगरी है, जिसे सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, उस नगरी का जो बुरा हाल जो देखने को मिल रहा है, उससे वहाँ की लोकल जनता परेशान है, आने वाले पर्यटक परेशान है, धार्मिक श्रद्धालु परेशान है। कई लोग जो वहाँ काई की वजह से सीढ़ियों में गिर जाते हैं, उन कई लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो मेरा मुद्दा आपकी से पुष्कर राज की रक्षा के लिए निश्चित रूप से आवाज़ उठेगी और निश्चित रूप से उसका मुद्दा उठाया जाएगा। आम जनता की छवि बनते जा रही है कि वकील तोड़फाड़ कर देते, कभी हड़ताल कर देते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो छवि जो बनने की बात है, वो क्योंकि जनता को पता नहीं होता, जनता को जैसा बताया जाता है वैसा पता होता है। जबकि मैं बताऊं कि वकील का जो दर्जा है वो मैं समझता हूं कि भगवान के बाद दूसरा नंबर आता है तो वो वकील का आता है। वो क्यों आता है कि भगवान को भी अपना अस्तित्व साबित करने के लिए वकीलों का सहारा लेना पड़ा। चाहे वो अयोध्या का मसला हो, तो भगवान का अस्तित्व साबित करने के लिए भी हम समझ लीजिए वकील देवदूत की बात ही है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जो मंदिर स्थापित हुआ, तो भगवान का अस्तित्व भी वकीलों ने साबित किया। जब डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, ठीक है, पर भगवान से भी जो दर्जा जो भगवान के देवदूत का है, वो वकीलों का, ये समझ लीजिए भगवान के देवदूत वकील ही हैं। क्योंकि डॉक्टर भी जब फंस जाता है तो उसे वकील की ज़रूरत पड़ती है। और जब डॉक्टर के पास पेशेंट होता है तो क्या होता है कि एक पेशेंट होता है, चाहे तो उसकी जान चली जाए, चाहे उसकी जान बचा ले, इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। परंतु वकील के पास जब केस होता है तो उसकी पूरी पुश्तैनी ज़मीनों का विवाद होता है, उसकी 7 पीढ़ियाँ बर्बाद हो सकती है यदि उसके पास ज़मीनी विवाद उसका नहीं चलते। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को जो गलत धारणा जो उत्पन्न हो जाती है, जब हम रास्ता रोकते हैं तो अपने लिए नहीं रोकते, जब हम रोड जाम करते हैं तो अपने लिए नहीं करते। जब जनता के मुद्दे होते हैं, जनता को हो सकता है उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की देरी जरूर हो गई हो, परंतु जब वकीलों ने रास्ता रोका है तो वो जनता की भलाई के लिए रोका है। स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग जो है, वकीलों को कोई रोड पे थोड़ी नहीं रहना है, वो वहाँ से लोग गुजरते हैं, आम जनता गुजरती है। किसी का बच्चा यदि वहाँ से मर जाए, किसी के पिताजी वहाँ गुजरते हुए मर जाए, उसकी रक्षा के लिए वकीलों ने रास्ता जो रोका है वो आम जनता की सुरक्षा के लिए रोका है। हो सकता है कि जनता के मन में ये गलत भ्रांति हो गई हो, परंतु इसमें भी वकीलों ने उनकी जान बचाई है। कई बार क्या होता है कि ये कहा जाता है कि विलम्ब से न्याय का हनन होता है, परंतु कई बार ये भी होता है कि दुर्घटना से देर भली। तो इसलिए जनता को समझना पड़ेगा कि जो मुद्दा वकील सालों केस लड़कर जिसका निराकरण कराते हैं, उसका यदि 2 दिन में निराकरण कराना तो वकील के अलावा कोई नहीं करा सकता। पर वकीलों को ऐसा लगता है कि पुलिस उन पर कार्रवाई करने से बहुत ज़्यादा झिझकती है, उसमें आपकी क्या राय है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनता हूँ, क्योंकि वकील जो है कानून के जानकार हैं। आम जनता जो पुलिस से त्रस्त रहती है, जब पुलिस आम जनता को जिस तरह से सड़क पर मारपीट करते हुए ले जाती है, एक इज्जतदार व्यक्ति को, एक रसूखदार व्यक्ति को, एक जो समाज में इज्जत रखता है उस व्यक्ति को, तब वो उस व्यक्ति की जो इज्जत तार तार कर देते हैं, तो उसके लिए यदि वकीलों का यदि बोलबाला नहीं हो तो आप समझिए आम जनता को वो किस कदर से हैरान करे, किस तरह से परेशान करे। एक वकील ही एक आम पक्षकार और पुलिस की बीच की कड़ी है, जिसे पुलिस को अन्याय करने से रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ वकील ही है। आम जनता कौन कौन से अपने अधिकार को इग्नोर कर देती है जो उनको पता नहीं होते? आम जनता, मैं समझता हूँ कि आम जनता को कानून के बारे में जानकारी बहुत कम है, ना तो उसमें जागरूकता के लिए कोई प्रयास किया जाता है, ना ही उनके अंदर से मन से कोई आता है कि हम कोई जानकारी लें। एक पुलिस जब बुला कर ले जाती है तो वो इस तरह से चले जाता है जिस तरह से कोई वो आरोपी हो। वो ये नहीं पूछ पाता कि मुझे क्यों बुलाया गया, वो ये नहीं पूछ पाता कि मुझे लिखित में क्यों नोटिस क्यों नहीं दिया। तो वो जब उसे गिरफ्तार करते हैं तो उसे अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उसे संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। पुलिस को ये पता है कि हमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वकील से मैंने कहा ना, पुलिस क्यों डरती है, क्योंकि वकील को पता है कि पुलिस को क्या करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं। यदि आम जनता भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएगी, जाग जाएगी, तो वकील की भांति आम लोगों से भी पुलिस डरेगी। और मैं ये कहूँगा कि यदि पुलिस गलत है तो पुलिस को भी डरना चाहिए,
यदि आम आदमी गलत है तो आदमी को भी डरना चाहिए। डरना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु गलत बात को सहना बिल्कुल अन्याय सहने के समान है। उसे बिल्कुल कतई किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे आम जनता हो। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे डॉक्टर रघु शर्मा हो, चाहे डॉक्टर राजकुमार जयपाल हो, आपने सभी के चुनाव की बागडोर संभाली है, तो आगे आपका कोई प्लान है पॉलिटिक्स में, आगे कोई प्लान है? मैंने जब चुनाव की बागडोर संभाली है तो मुझे उन लोगों का विजन लगा कि ये लोग अजमेर शहर के लिए विकास करने वाले लोग हैं और अजमेर को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से किया भी। सचिन पायलट का विजन सबको पता है। उसके बाद में डॉक्टर रघु शर्मा जी का विजन भी जो है कोरोना के चुनाव में सबके सामने आया। डॉक्टर राजकुमार जयपाल अजमेर के विकास के लिए राम सेतु वाले मामले को भी उन्होंने उठाया। तो ऐसे जो पॉलिटिशियन हैं जो सकारात्मक राजनीति करते हैं, अजमेर शहर का भला चाहते हैं, अजमेर शहर का विकास चाहते हैं, डेवलप अजमेर चाहते हैं, उनके लिए सदैव विवेक पाराशर खड़ा है। उसके लिए भली राजनीति से भी ऊपर उठकर मदद करनी हो, पर अजमेर के लिए विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। और निश्चित रूप से चुनाव की बागडोर तो क्या, यदि अजमेर की बागडोर पूरी भी हाथ में लेनी पड़े ऐसे अच्छे आदमियों के लिए तो लेनी चाहिए। क्या कारण रहा जो ये लोग जीत नहीं पाए अजमेर में? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सचिन पायलट अजमेर से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर से जो सांसद भी रहे और राजस्थान सरकार के अंदर विधायक रहकर मंत्री भी रहे। और डॉक्टर राजकुमार जयपाल भी जो हैं वो यहाँ से एमएलए रहे, उनके फादर मंत्री रहे, उनकी मदर मंत्री रही है। परंतु ये ज़रूर है कि कई बार चुनाव के अंदर लोग जो है धर्म के झांसे में आ जाते हैं, लोग छोटी छोटी बातों के झांसे में आ जाते हैं, जिसके चलते ऐसे उम्मीदवार जीत जाते हैं जिन्हें अजमेर से कोई लेना देना नहीं है। लोग धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, लोग गाय के नाम पर वोट दे देते हैं, लोग ना समझों को भी जिता देते हैं जो कुछ करने लायक नहीं है। तो आम जनता को भी सोचना होगा, राजनीतिक की चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, पर जो अपने क्षेत्र के प्रति विजन नहीं रखता हो उसे आप खाली पार्टी के नाम पर नहीं जिताएं। क्योंकि अंगूठा छाप यदि आपको सांसद मिलेगा तो निश्चित रूप से जनता को भी अंगूठा ही मिलेगा। यदि आप ये अंगूठा चाहते हो तो फिर आप इसके नाम पर वोट दीजिए, नहीं तो विजन के नाम पर वोट दीजिए। बीजेपी ऐसी जनों को, ऐसे कैंडिडेट को देखती है जो हमेशा से फेमस रहते हैं। कोई बॉलीवुड में फेमस है, अभी एक सिंगर जीती है, तो कांग्रेस ऐसे जनों को क्यों नहीं चुनती? दरअसल मैंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा वाली पार्टी है। ड्रामा में और विचारधारा में रात दिन का अंतर होता है। ड्रामा तो कुछ देर का हो सकता है, उससे रिझाए जाकर उसमें तत्काल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और जहाँ विचारधारा होती है उसमें विचारधारा के साथ में सिद्धांत भी जुड़े होते हैं। सिद्धांतों के लिए कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है। परंतु ड्रामे के लिए तो 2 घंटे चलाना है, चुनाव तक चलाना, बाद में वापस वही ढाक के 3 पात। लॉ में इंटर्नशिप कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? लॉ में इंटर्नशिप उतनी ही जो है इम्पोर्टेंट रखती है जितना कि एक जो बच्चा है वो स्कूल जाता है उसके पहले उसे प्ले स्कूल भेजा जाता है ताकि वो स्कूल में बैठना सीखे, बोलना सीखे, अपना वर्जन करना सीखे। तो वैसे ही जो है लॉ का जो स्टूडेंट है वो जब इंटर्नशिप करता है तो उसे पता पड़ता है कि भाई अदालत के अंदर कैसे जाना है, कि कोट पहन के जाना है, बैंड लगाना है, डायरी कैसे मेंटेन करनी है, कोर्ट में जज साहब से कैसा व्यवहार करना है, पक्षकार से कैसा व्यवहार करना है, कोर्ट स्टाफ से कैसा व्यवहार करना है। तो जो कोर्ट की जो आचार संहिताएँ हैं, जो नियम है, उसे व्यवहारिकता में कैसे अपनाना है, ये सब चीज़ें इंटर्नशिप में सीखने को मिलती है। बिना इंटर्नशिप करे कोई अच्छा वकील नहीं बन सकता है। और इवन तक कि अब तो ये भी कर दिया कि आपको जज बनने के लिए भी 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, आरजेएस बनने के लिए भी, क्योंकि जब तक आपने वकील के रूप में काम नहीं किया तो आप अच्छे जज नहीं बन सकते। और जब अच्छे वकील तभी बन सकते हैं जब आप इंटर्नशिप करके प्रॉपर अपने सीनियर से सीख के उसे आप वकालत के पेशे में अपनाओ। तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला पे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें आपका क्या विचार है? अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया वो, उसमें मेरा बिल्कुल वही विचार है जो पूरे संपूर्ण राजस्थान की जनता का विचार है कि जब अरावली पर्वतमाला में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कर दिया कि अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसे 100 मीटर से यदि ऊपर है तो उसे अरावली पर्वतमाला माना जाएगा, बाकी 100 मीटर से नीचे वाले को फ्लैट लैंड माना जाएगा। यानी फ्लैट लैंड का मतलब आप उस पर मकान बना सकते हो, उस पर आप रिसोर्ट बना सकते हो, आप उस पर होटल बना सकते हो, उसे फ्लैट लैंड ही माना जाएगा, उसका आप चाहे जिस तरह से उपयोग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस जोर जुल्म की टक्कर के अंदर पूरे जो राजस्थान के वासी है, दूसरे अदर स्टेट के लोग हैं,
वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस बात का नहीं कर रहे हैं, विरोध इस बात का कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केंद्र सरकार का जो पर्यावरण वन मंत्रालय है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा कि ऐसा कर देना चाहिए। जबकि कोर्ट के अंदर एमिकस क्यूरी एक लीगल टर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि न्यायालय का दोस्त, मतलब न्यायालय किसी भी केस के अंदर न्याय मित्र की सहायता ले सकती है। न्याय मित्र वो होते हैं जो अदालत में जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, जिन्हें कोर्ट समझती है कि ये अदालत को भी लीगल जानकारी दे सकते हैं जो वो लेना चाहते हैं, उनसे भी लीगल राय ले सकते हैं। तो उनसे भी राय ली गई। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अरावली पर्वतमाला को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, जैसा अरावली पर्वतमाला वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, वहाँ के वन्य जीवों की जान खतरे में पड़ जाएगी, आम जनता का जीना दोभर हो जाएगा। क्योंकि थार का जो रेगिस्तान है उसका विस्तार होगा यदि ऐसा नियम लागू कर दिया तो। और विस्तार होने से क्या होगा कि हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक थार का विस्तार होगा, जीव जंतु उसमें रहने वाले मर जाएंगे, आम जनता को बाढ़, रेगिस्तान की समस्याएं, लू, सबसे परेशानी होगी। तो एक पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से मुहिम चलाई जाती है, उसी तरह की मुहिम इस अरावली वाले मामले में देखने को मिल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जनता के मामले को देखते हुए कि ये जनता का इस तरह से विरोध हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दी उसकी पालना के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया है कि भाई इस फैसले को नहीं रोका है, पर ये रोका है कि इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ढंग से पॉलिसी बना के लाए, कौन कौन सा एरिया है उससे बिल्कुल पहले उसे ट्रेस करे, वो सब चीज़ें न्यायालय के सामने रखे, उसके बाद इसको लागू किया जाए। परंतु जिस तरह से आया है तो जनता का आक्रोश अरावली को देखने को मिल रहा है। और केंद्र सरकार को भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए जिससे आम जनता की जान को खतरा हो, रेगिस्तान का विस्तार बढ़ता हो। तो अब इस पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूर्णतः लागू नहीं किया है, उन्होंने कहा इसको जब तक रोका जाए, तो इसलिए अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सही जानकारी दे, सही तथ्य उपलब्ध कराए। क्योंकि सही जानकारी देना सरकार का दायित्व है और सही जानकारी देने पर ही न्यायालय द्वारा सही न्याय किया जा सकता है। कोर्ट की लाइफ मूवी की लाइफ से कैसे अलग है? कोर्ट की लाइफ और मूवी की लाइफ में उतना ही फ़र्क है जितना रियल लाइफ में और जो बनने वाली रील में जितना फ़र्क होता है। और उसमें क्या होता है कि कोर्ट के अंदर कोई केस चलता है 10 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल, और मूवी के अंदर उसी कहानी को दिखाया जाता है 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर। तो रियल लाइफ और रील और जो रियल लाइफ का जो फ़र्क है बिल्कुल वो अंतर है। जिस तरह से कोर्ट का जो नज़ारा फिल्मों के अंदर देखते हैं, जैसे जॉली LLB 1, 2, 3 जो भी देखी आपने, उस वैसा माहौल कोर्ट के अंदर नहीं होता। कोर्ट में मूवी के अंदर जो है बिल्कुल कॉमेडी के हिसाब से बनाया जाता है, लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है कि उससे वो पैसा कमा सके, मनोरंजन दिखा के। पर जो रियल अदालत होती है उसमें मामले को बिल्कुल गंभीरता के साथ रखा जाता है। वहाँ इस तरह की नौटंकी, हास्यप्रद बातें अदालतों के अंदर नहीं चलती है, बहुत गंभीरता से, क्योंकि आदमी की जान का सवाल होता है। तो यहाँ पैसे का सवाल है, इसलिए मूवी अलग क्राइटेरिया, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। यहाँ गंभीरता का सवाल है, या लोगों की जान का सवाल है, लोगों की संपत्ति का सवाल है, लोगों के अधिकारों का सवाल है, लोगों को न्याय के लिए का सवाल है। तो रियल और कोर्ट की लाइफ में बहुत रात दिन का अंतर है। कोर्ट में आम जनता केस सुनने जा सकती है? बिल्कुल, किसी भी केस के अंदर अदालत में खुली सुनवाई होती है, उसमें भाग ले सकती है जब तक कि प्रतिबंध न हो। अब प्रतिबंध कौन से मामलों में होता है? जैसे मान लो कोई रेप का मामला है, उसमें जब पीड़िता के बयान हो रहे हों तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उस दौरान कैमरा ट्रायल होती है, कोर्ट का गेट बंद करके सुनवाई होती है और बाहर बोर्ड लगाया जाता है कि अंदर कैमरा ट्रायल चल रही है। छोटे बच्चे के साथ कोई अत्याचार हुआ हो तो उसके जब बयान होते हैं तो कोर्ट के बाहर कैमरा ट्रायल का बोर्ड लगाया जाता है, तो उस दौरान कोई नहीं जा सकते। तो कई ऐसे मसले होते हैं जो महिलाओं के सम्मान से जुड़े होते हैं, जो बच्चे की लाइफ से जुड़े होते हैं, उनमें तो कोर्ट की सुनवाई के अंदर ना तो प्रवेश किसी को दिया जाता है, सिर्फ पक्षकार और डिफेंड के वकील को ही खाली मौका दिया जाता है, कैमरा ट्रायल करके गेट बंद कर दिया जाता है। उसमें तो इवन तक कि बच्चे का नाम और जो पीड़िता महिला है उसका नाम भी समाचार पत्र में, मीडिया में, या उसे सार्वजनिक किया जाना बिल्कुल मनाही है। बाकी सभी मामलों में, चाहे वो जनता हित के हो या अन्य मामलों की कोई सुनवाई हो, चाहे पॉपुलर केस हो, उन सब के अंदर कोर्ट में ओपन सुनवाई होती है। कोई भी आम आदमी, स्टूडेंट या आम जनता में से कोई भी उस सुनवाई में देखने के लिए, सुनने के लिए जा सकता है, पर मोबाइल स्विच ऑफ रखना या साइलेंट रखना जरूरी है। भारत का संविधान सबसे लचीला कहा जाता है,
इसमें कितने फ़ायदे और कितने नुकसान है, इसके बारे में बताइए। जो भारत का संविधान है बहुत लचीला है और उसमें जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के साथ में जो आपके मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, उन सब की ओर भी सबको ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। लोग हमेशा अधिकार मांगते हैं पर कर्तव्य की कोई बात नहीं करता, और जब कर्तव्य की कोई बात करता है तो वो अधिकार नहीं मांगते। कि इस कारण जो सामंजस्य जो देश का बिगड़ा हुआ है वो जागरूकता की वजह से बिगड़ा हुआ है। इसलिए आम जनता को चाहिए कि वो जागरूक बने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, तो उतना ही सजग अपने कर्तव्यों के प्रति रहे। कि यदि कोई अपना हक तो मांगता हूँ, वो जो डायलॉग चलते हैं ना, हम भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ में अपने कर्तव्यों का पालन भी कीजिए। यदि ट्रेन में जा रहे हैं, गंदगी होते हुए देख रहे हैं, तो आपका ये दायित्व भी है कि आप उसे जो कर रहा है उसे भी रोकें। यदि कोई लड़ाई झगड़ा अन्याय हो रहा है तो चुप रहने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। अन्याय सहने वाला, अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी है। इसलिए यदि कोई अन्याय हो रहा हो तो आप उसे बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएं, उसे कानून की चौखट तक ले जाएं, और जो रास्ता निकाले वो बाहर समझौते का रास्ता नहीं निकाल के न्याय के रास्ते से निकालें। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है वकील की। इसलिए वकील का मापदंड यही है कि उसे वो न्यायपूर्ण निस्तारण कराता है। अब यदि कोई केस आता है, मान लो किसी के मारपीट हो गई, क्या हुआ कि हमने समझौता कर लिया, पर उस समझौते की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो अदालत के सामने नहीं हो। समझौता जो है विधिपूर्ण होना चाहिए। विधिपूर्ण होने के लिए वो अदालत के रास्ते से हो तो वो भविष्य में काउंट होगा। कि यदि कहें कि साहब पहले भी मेरे साथ मारपीट कर चुका, तो वो बात कैसे साबित होगी जब उसका रिकॉर्ड अदालत में होगा। तो इसलिए विधिपूर्ण निस्तारण, न्यायपूर्ण निस्तारण जब भी होगा जब वो अदालत के रास्ते से होकर गुजरे। इसीलिए अदालतों का बहुत महत्व है। लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत क्या है? दोनों में थोड़ा फर्क है। लोक अदालत वह होती है जहाँ पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं, उनके बीच में समझौता हो जाता है। अदालत भी लोक अदालत के माध्यम से मुकदमे को निपटाने के लिए पहल करती है, दोनों पक्षों को समझाती है। दोनों पक्षों को समझाने के लिए मामले लोक अदालत में रखे जाते हैं, और कोशिश करती है कि जहाँ भाइयों का विवाद हो, आपसी बंटवारे का विवाद हो, हस्बैंड वाइफ के विवाद हो, या अन्य ऐसे विवाद हो जिनमें सुलझने की गुंजाइश हो, तो उन मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत जो है पूरे देश के अंदर लगाई जाती है। उसकी एक नियत तारीख भी तय की जाती है, और सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। छोटे मोटे गाड़ियों के जो चालान हो जाते हैं उनमें दंड भी उस वक्त कम किया जाता है। तो लोक अदालत में का जो उद्देश्य है, उससे किसी भी पक्षकार को नहीं लगता कि मैं आ रहा हूँ, किसी पक्षकार को नहीं लगता मैं जीता हूँ। तो उसमें यही है लोक अदालत का यही सार कि ना जीत ना हार। इसलिए लोक अदालत का महत्व। और ऐसे मामलों का निस्तारण जब लोक अदालत में करते हैं तो उसका रिकॉर्ड सदैव रहता है, और वो रिकॉर्ड आगे भी तक काम आता है, वो पुस्तक तक काम आता है। वैसे ही जो है स्थायी लोक अदालत एक अलग प्लेटफार्म है। स्थायी लोक अदालत के अंदर जो है जन उपयोगी सेवाओं के मामले उठाए जा सकते हैं। अब जन उपयोगी सेवा में क्या आ गया, जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन, इंश्योरेंस, ये जो नगर निगम एडीए के पट्टे वगैरह जो जारी करते हैं, नियमन वगैरह, ये सारे मामले। तो जन उपयोगी सेवाओं में चाहे वो ट्रेन का मामला हो, चाहे वो रेल का मामला हो, चाहे वो बस का मामला हो, तो जो जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े हुए सारे मामले हैं उसे स्थायी लोक अदालत के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। वो आम जनता खुद अपने स्तर पर भी वहाँ केस फाइल कर सकती है, एक साधारण एप्लीकेशन के रूप में फाइल कर सकती है, और वो अपनी पैरवी भी उस मामले में खुद भी कर सकती है और वकील के जरिए भी करा सकती है। तो जो स्थायी लोक अदालत है वहाँ पर कोर्ट फीस नहीं लगती, और वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ किसी अदालत में जब आपने केस नहीं कर रखा है तो आप स्थायी लोक अदालत में जा सकते हो। पर जन उपयोगी सेवाओं के मामले में तो वहाँ जनता का बहुत बड़ा हित हो सकता है। आपके बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो आप स्थायी लोक अदालत में जा सकते हो। आपके इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला तो आप स्थायी लोक अदालत में जा सकते हो। आपको बस में किराया ज़्यादा ले लिया या फैसिलिटी नहीं दी तो आप स्थायी लोक अदालत में जा सकते हो। तो विभिन्न जो जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं उनको स्थायी लोक अदालत में आम जनता उठा सकती है, और वहाँ पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अब हमारा रैपिड फायर फन राउंड शुरू हो रहा है। ट्रूथ या मेथड? मेथड। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। लो बुक्स या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। साइलेंट या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। जस्टिस या मनी? दोनों। एक लाइन में लो स्टूडेंट को लिए एक एडवाइस आप क्या देना चाहते हैं?
कड़ी मेहनत, निष्ठा और लगन से काम करें और सफलता पाएं। अगर आप वकील नहीं होते तो क्या बनते हैं? बिल्कुल पत्रकार होता। लॉ पढ़ना बोरिंग है या इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग। जज से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि क्लाइंट से? दोनों से नहीं, क्यों? क्योंकि लोग यहाँ वकील से डरने आते हैं, जज से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जज भी जब फंसता है ना, उसे भी एक वकील करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।